अम्ल, सार और लवण के चैप्टर में हमने देखा था अम्ल सार क्या होते हैं और वो किसके साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, इनके सूत्रों के बारे में देखा था। अब यहाँ पर ऑक्साइडों के साथ इनकी अभिक्रिया देखेंगे, है ना, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अम्लों और सारों के बारे में पढ़ेंगे। पहले ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया देखते हैं कि ऑक्साइडों के साथ ये कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो जैसे अन्य अभिक्रियाएँ होती वैसे ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया जब करते हैं, 1 नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करें। तो जब धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं करके लवण और जल बनाते हैं, यानी धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, जैसे पहले हमने पढ़ा था। तो वैसे ही धात्विक ऑक्साइड के साथ यदि अम्ल अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा। तो यहाँ पर देखो एक रासायनिक समीकरण लिख रखी है, धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल, और ये बना रहे हैं तीर का निशान लवण प्लस जल। एग्जाम्पल हम दिख रहे हैं धात्विक ऑक्साइड का CuO, है ना, कॉपर ऑक्साइड है ये CuO, और CU सूत्र कॉपर का है, O ऑक्साइड, तो CuO प्लस अम्ल है HCl। तो जब कॉपर ऑक्साइड को यानी धात्विक ऑक्साइड को जब अम्ल में मिलाया जाता है तो देखो Cl कॉपर कैसा जाता है, तो CuCl2 हो जाता है प्लस H2O जल देता है, तो ये तो लवण बन जाता है और ये जल का निर्माण करता है। ठीक है, इसके बाद में चूँकि उदासीनीकरण जैसी अभिक्रिया है इसलिए धात्विक ऑक्साइड सारीय प्रकृति के होते हैं। तो धात्विक ऑक्साइड जो बनते हैं वो कैसी प्रकृति के हो जाते हैं, सारीय प्रकृति के होते हैं। अब धात्विक ऑक्साइड की सारों के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं, 2 नंबर का है धात्विक ऑक्साइड प्लस सारक। तो धात्विक ऑक्साइड सारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, जैसे पहले बना रहे थे। बस यहाँ पर धात्विक ऑक्साइड तो है जैसे CaOH2 और सारक है यहाँ पर, तो जैसे देखो यहाँ पर CO2 है और एक CaOH2 है, यह भी क्रिया करके CaCO3 बनाता है प्लस H2 जल देते हैं और लवण बनाते हैं। ठीक है, और इसमें याद रखने की चीज़ है जो टिप है, याद रखो कि मेटल ऑक्साइड यानी कि धात्विक ऑक्साइड जो सारीय प्रकृति के होते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड यानी कि अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये नियम बहुत काम में आता है। अब यहाँ पर सभी अम्लों में क्या समानता होती है, अम्ल किस प्रकार से समान होते हैं या अम्लों में क्या समानता पाई जाती है, तो सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये होती है कि सभी अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। ये सब में समानता पाई जाती है कि जितने भी अम्ल हैं वो धातुओं से यदि इनकी अभिक्रिया कराई जाए तो वे हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। इससे पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है। जलीय विलयन में अम्ल विद्युत का चालन करते हैं। तो इसमें दो बात सबसे महत्वपूर्ण है कि ये हाइड्रोजन गैस देते हैं और इनमें हाइड्रोजन होता है। दूसरी चीज़, जलीय विलयन में अम्ल विद्युत का चालन करते हैं, यानी कि यदि हम जलीय विलयन बनाए लेंगे अम्लों का और उसमें विद्युत का चालन करवाते हैं तो ये विद्युत के चालक होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अम्ल विद्युत के चालक होते हैं। तो यहाँ पर हम परिभाषा से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बीकर है, बीकर के अंदर तनु अम्लीय विलयन डाला गया है, इस बीकर के अंदर यानी अम्ल डाला गया है, और इसको एक विद्युत की जांच करने के लिए एक बैटरी से संयोजित कर दिया गया है और एक बल्ब से संयोजित कर दिया गया है। जब हम कुंजी को ऑन करते हैं तो बल्ब जलने लग जाता है। इसका मतलब जो जलीय विलयन है वो विद्युत का चालन करता है। चालन का मतलब इसमें विद्युत आराम से प्रवाहित हो सकती है। अब यहाँ पर कुछ इसमें जो अपवाद स्वरूप जो चीज़ें हैं वो है कि ग्लूकोज और एल्कोहल जैसे जो यौगिक होते हैं, ग्लूकोज और एल्कोहल जैसे यौगिक वह हाइड्रोजन तो देते हैं, यानी हाइड्रोजन तो होता है उन पर आयन नहीं बनाते, इसलिए विद्युत का चालन नहीं करते, वे आयन नहीं बनाते। जैसे कि हमने कहा है कि अम्ल क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं, तो इसमें हाइड्रोजन होता है और हाइड्रोजन गैस देते हैं, तो इनमें हाइड्रोजन तो होता है ग्लूकोज और एल्कोहल में, लेकिन ये विद्युत का चालन नहीं करते। और पहली चीज़ ये है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ आयन उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण उनका गुणधर्म अम्लीय होता है। उनका गुणधर्म अम्लीय होने का कारण यही है कि हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। ये तो ये विलयन में यदि घुलते हैं तो H+ देते हैं, यानी H+ आयन भी उत्पन्न करते हैं। तो ये विद्युत के चालक होते हैं इस विक्रिया को। तो सभी अम्लों में यही समानता होती है। फिर है जलीय विलयन में अम्ल और सार किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, यदि इनका जलीय विलयन बनाते हैं तो पहले तो हम अम्ल के बारे में देखेंगे कि जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं। शुष्क यानी ड्राई HCl गैस लिटमस का रंग नहीं बदलती क्योंकि जल नहीं होता है। H+ आयन स्वतंत्र नहीं रह सकते, ये जल के अणुओं से जुड़कर हाइड्रोनियम आयन H3O+ बनाते हैं। देखो HCl को जल से अभिक्रिया कराने पर H3O+ प्लस HCl ये पहली अभिक्रिया है, फिर H+ H2O की अभिक्रिया H3O+। तो यानी कि ये क्या करते हैं, जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं। यदि इनकी जल के साथ अभिक्रियाएं कराई जाए तो ये H+ आयन उत्पन्न करते हैं। ये अम्लों की
जलीय विलयन में अम्लों की ये अभिक्रिया होती है। दूसरी सारक। अब सारक का गुण क्या होता है कि जब सारक को जल में घुलकर यानी जल से अभिक्रिया कराते हैं तो सारक जल में घुलकर हाइड्रॉक्साइड आयन बनाते हैं, OH आयन बनाते हैं। तो देखो यहाँ पर अम्ल जो हैं वो तो कैसे बना रहे थे, H+ आयन, लेकिन यहाँ पर सार जो बनाते हैं वो OH- आयन बनाते हैं। ठीक है, तो दोनों में अंतर है। NaOH जिसकी जल से अभिक्रिया करें तो Na+ अलग हो गया और OH- आयन अलग हो गया। तो जल में घुलनशील सारक को सार एल्किल कहते हैं। सभी सार होते हैं पर सभी सारक सार नहीं होते हैं। इसको फिर से समझेंगे, जल में घुलनशील सारक को सार कहते हैं। जो जल में घुल जाता है वो सारक को सार कहते हैं। और सभी सार सारक होते हैं पर सभी सारक सार नहीं होते, यानी सभी सारक जल में नहीं घुलते हैं। जो घुल जाते हैं उन्हीं को सार कहते हैं। अब यहाँ पर अम्ल और सारक को तनुकृत करना, कैसे इनको तनुकृत किया जाता है, तो तनुकृत करने के लिए जल में अम्ल या सारक मिलाने पर आयन की सांद्रता को हम देखते हैं। तो जल में अम्ल या सारक को मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ या OH- में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, यानी कि हाइड्रोजन आयन में और OH- आयन में जो कमी हो जाती है, और उस कमी को, इस प्रक्रिया को ही तनुकरण कहते हैं। यानी कि अम्ल और सारकों की जो मात्रा में जो प्रति इकाई मात्रा में कमी आ जाती है, उसके आयतन में जो कमी आ जाती है, उसको तनुकरण कहते हैं। अब इसमें सावधानी क्या रखनी है कि जल में अम्ल या सारक का घुलना एक अत्यंत ऊष्माक्षेपी का मतलब ऊष्मा देने वाली अभिक्रिया है, यानी उसमें से ऊष्मा मुक्त होती है। तो हमें क्या करना है, हमेशा अम्ल को धीरे धीरे जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में नहीं मिलाते, बल्कि अम्ल को धीरे धीरे जल में मिलाते हैं। ठीक है, अब जल को अम्ल में डालने पर उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा से मिश्रण बाहर आ सकता है। यानी जल को यदि अम्ल में डालेंगे तो ऊष्मा जो उत्पन्न होगी उससे क्या होगा, मिश्रण बाहर आ सकता है और आप जल सकते हैं। देखो यहाँ पर एक चित्र दे रखा है जिसमें यदि हम जल को यदि अम्ल में डालेंगे तो क्या होगा, यदि ऊष्मा बाहर आएगी जिससे हम जल भी सकते हैं, यानी कि कांच का पात्र भी टूट सकता है। तो हमें इसमें सावधानी बरतनी चाहिए जब तनुकृत किया जाता है तब। अब विलयन कितने प्रबल होते हैं, ये पीएच स्केल क्या होती है ये हम समझेंगे। तो पीएच स्केल क्या होती है, सबसे मेन है पीएच स्केल। और पीएच स्केल के बारे में अधिकतर पूछ जाता है। पीएच स्केल सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आम जीवन में पीएच स्केल का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है कि पीएच स्केल क्या है। तो सबसे पहले पीएच स्केल समझेंगे। तो यहाँ पर देखो एक स्केल दे रखी है, एक स्केल जिसमें बहुत सारी मापें दे रखी है, अलग अलग रंग में इस स्केल को समझा रखा है। ये स्केल क्या चीज़ होती है, देखो ये पूरी स्केल है, अलग अलग इसमें खाने हैं और अलग अलग खानों में अलग अलग। तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन H+ की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल P सूचक है, पूषांश का जिसका अर्थ है शक्ति। स्केल 0 अधिक अम्लीयता से अधिक क्षारीय तक होता है, यानी कि स्केल 0 से लगाकर इस पे अंक कितने बंधे हुए हैं, 0 से 7 तक, फिर 7 से फिर 14 तक, यानी टोटल 0 से 14 तक इसमें अंक लिखे हुए हैं। तो ये बीच में जो 7 है वो उदासीन को दर्शाता है, 7 से इधर की ओर जाते हैं तो बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है, और इधर जाते हैं तो बढ़ती हुई सारी प्रकृति को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन H+ की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल P सूचक है, यानी कि पूषांश जिसका अर्थ है शक्ति, और स्केल 0 अधिक अम्लीयता से अधिक क्षारीय, यानी कि अधिक अम्लीयता 0 से 14 अधिक क्षारीय तक होता है। तो ये 0 से लगाकर इसका मान 0 से 7 तक और फिर 7 से 14 तक होता है। तो 7 इसमें बीच में उदासीन है। अब जो इसकी स्केल को यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो देखो 7 से नीचे की तरफ जाने पर H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है, और 7 से इधर ऊपर जाने पर OH आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है। तो जब इधर जाएंगे तो पदार्थ अम्लीय हो जाएगा, और इधर यदि मान आएंगे 7 से ऊपर तो वो सारी प्रकृति के मान आएंगे, यानी कि पदार्थ सारी हो जाएगा। ठीक है, अब पीएच स्केल को हम यहाँ पर समझेंगे कि पीएच 7 जो मान होता है वो उदासीन विलयन को दर्शाता है, और यदि 7 से छोटे होते हैं तो वो सारी विलयन है, यानी पीएच का मान 7 से छोटा है तो वो सारी विलयन है। और पीएच का मान
पीएच का मान बड़ा है 7 से तो सारी विलयन है, और पीएच का मान छोटा है, ये बड़े का चिन्ह खुला मुँह, तो पीएच का मान यदि बड़ा हो 7 से इधर की साइड तो वो सारी प्रकृति का है, पीएच का मान 7 से छोटा हो इधर की साइड तो अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। इसके बाद में कुछ सामान्य पदार्थों का पीएच मान क्या क्या होता है। तो पीएच स्केल को आराम से समझेंगे। पीएच स्केल का हमेशा परिभाषा को ध्यान से समझेंगे कि ये H+ आयनों की सांद्रता को, इसकी शक्ति को व्यक्त करता है ना। उषांश का मतलब जिसकी सांद्रता की, यानी कि उनकी H+ आयनों की सांद्रता को ही व्यक्त करता है ये, ठीक है। तो इधर तो क्या है, H+ आयन की सांद्रता इधर बढ़ती है और इधर की साइड कम होती है, ये इधर वाली साइड है ना, तीर के निशान से दर्शाया गया है। तो यहाँ पर हमें परिभाषा में ऐसे लिखना है कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन H+ की आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है, इसको हम पीएच स्केल कहते हैं। जिसे हम पीएच, कुछ सामान्य पीएच के बारे में देखिए। कुछ सामान्य पदार्थों का पीएच, उनका जो पीएच मान होता है उनके आधार पर ये महत्वपूर्ण पदार्थ है जिनके हम पीएचओ के बारे में देखेंगे। सबसे पहले जठर रस है ना। तो जठर रस जो होता है वो हमारे अमाशय के अंदर पाया जाता है, और जठर रस का जो पीएच होता है लगभग 1.2 होता है ना। और इसके बाद में दुर्बल अम्ल, नींबू का रस का जो पीएच होता है वो 2.2 होता है, टमाटर के रस का 4.0, और शुद्ध जल का पीएच होता है वो 7.0 होता है, यानी कि शुद्ध जल उदासीन होता है ना। और रक्त का पीएच जो होता है जो 7.5 होता है। अब 7 का ऊपर है, इसका मतलब ये सारी प्रकृति का होता है। जो हमारा रक्त हो जाता है वो सारी प्रकृति का हो जाता है, यानी कि 7.4 इसका पीएच होता है। तो याद रखना है कि रक्त का पीएच हमेशा पूछा जाता है कि रक्त का पीएच कितना होता है। एक शुद्ध जल का पीएच पूछा जाता है। जठर रस का यानी HCl का, जठर रस हमारे जो अमाशय के अंदर जो रस उत्पन्न होता है, जो अम्ल होता है वो HCl होता है, उसका पीएच 1.2 होता है। नींबू का रस का पीएच 2.2 होता है, टमाटर के रस का पीएच 4.0 होता है। इसी प्रकार से जो हमारे ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। और 1 मार्क क्वेश्चन, 1 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसमें पूछा जाता है, और ये हल्का क्षारीय होता है। इसके बाद में शुद्ध जल बता दिया, अब ब्लड का बता दिया 7.4 होता है। दुर्बल सारक जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग कब किया जाता है, जब हम, यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक क्षारीय पदार्थ है। जब हमारे पेट के अंदर जब अम्ल ज़्यादा बन जाता है ना, एसिडिटी हो जाती है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। नहीं, जब जो पेट दर्द के लिए जो दवाई दी जाती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की होती है, और इसका पीएच कितना होता है 10। अब यानी कि 10 का मतलब ये 7 से बहुत ऊपर है, तो ये सारी प्रकृति का होता है। जब अम्ल ज़्यादा बन जाता है तो सारी प्रकृति की दवा देकर उसके प्रभाव को निष्ठ कर दिया जाता है ना। इसके बाद में प्रबल सार, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जो प्रबल जो सार होता है उसका पीएच होता है 14, यानी कि बहुत खतरनाक सारी प्रकृति का ही है। तो ये NaOH, ये बिल्कुल ही सारी होता है, पूरा का पूरा ही सारी होता है, यानी पूरा सारी प्रकृति का है। तो उसकी पीएच की जो स्केल है उसकी सबसे बड़ी माप 14 है। अब दैनिक जीवन में पीएच का क्या क्या महत्व होता है, इन पदार्थों के पीएच से मालूम कर सकते हैं कौन से पदार्थ में कितना पीएच होता है। अब दैनिक जीवन में पीएच का महत्व हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे शरीर के अंदर जो हमारा शरीर होता है उसमें हमारा शरीर 7 से लगाकर 7.8 पीएच परास के बीच ही कार्य करता है। हमारी बॉडी में जितने भी पदार्थ है वो 7 से लगाकर 7.8 पीएच परास के अंतर्गत आते हैं, यानी कि 7 ज़्यादातर तो उदासीन होते हैं और कुछ सारे प्रकृति के होते हैं। तो हमारे 7 से ऊपर और 7.8 के नीचे हमारे पीएच का मान होता है। अब वर्षा जल का जो पीएच होता है, तो वर्षा जल का जो पीएच मान होता है वो 5.6 से कम हो जाता है, तो ये अम्लीय वर्षा कहलाता है। हम देखते हैं कि हमारे जो वायुमंडल है उसमें बहुत सारी जो गैसें हैं वो घुल जाती है, जिससे क्या हो जाता है, पूरा वायु जो बरसात होती है वो अम्लीय हो जाती है, उसका पीएच घट जाता है, वो शुद्ध जल नहीं रह पाता है ना। अधिकतर जो बड़े शहरों में जो बारिश होती है जहाँ पर धुआं ज़्यादा होता है, तो वहाँ का जो पीएच, जो वर्षा का जो पीएच होगा, ऐसे तो जो वर्षा का पीएच 7.0 होता है, शुद्ध जल होता है वो, लेकिन जब ये जो धुआंधार जो गैसें हैं जो वायुमंडल घुल जाती है, वो जब बरसात होती है तो अम्लीय वर्षा हो जाती है ना। इसके बाद में ये नदी के जल के पीएच को कम कर जलीय जीवों के लिए हानिकारक है, और वही वर्षा का जल जब नदियों में चला जाता है तो उसका जो पीएच कम होता है तो वह जीवों के लिए भी हानिकारक है, उस ऐसे जल में जीव नहीं रह पाते हैं ना। इसी प्रकार से बगीचे की जो मिट्टी का जो पीएच है वह भी उर्वरता को प्रदर्शित करता है। पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए एक विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है, यानी कि पौधे भी उसी भूमि में लगेंगे जिसमें एक निश्चित पीएच होता है उर्वरक मिट्टी के लिए।
तो अम्लीय या सारी मिट्टी को उपचारित कर पौधों के लिए उपयुक्त बनाया जाता है। यदि मिट्टी ज़्यादा अम्लीय है तो भी वह उर्वरक नहीं होगी, और ज़्यादा सारी है तो भी वह उर्वरक नहीं होगी, और उसको उपचारित कर पौधों के लिए उसको उपयुक्त बनाया जाता है। अन्य ग्रह, अब जो ग्रह है उन वो भी पीएच के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि शुक्र वीनस है, वह वीनस का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के पीले बादलों से बना है। जो वीनस होता है वो पूरा गैसीय ग्रह है एक, और सल्फ्यूरिक अम्ल से बना होता है, यानी कि अम्लीय है। वहाँ जीवन संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पूरा का पूरा ये पूरा अम्लीय है, यानी उसका पीएच 7 से कम होगा, है ना। और अब दैनिक जीवन में यहाँ पर हमने देखा कि दैनिक जीवन में पीएच का हमने महत्व देख लिया। हमारे शरीर का पीएच 7 से 7.8 के बीच में होता है। वर्षा जल का पीएच यदि घट जाएगा तो अम्लीय वर्षा कहलाएगा। बगीचे की यदि अम्लीयता बढ़ जाएगी या घट जाएगी तो भी वह उर्वरक मिट्टी नहीं रहेगी। और कई ग्रह ऐसे हैं जो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, और कई ग्रह सारी प्रकृति के होते हैं, इसलिए उन पर जीवन संभव नहीं है। फिर दैनिक जीवन में पीएच का महत्व देखेंगे, है ना। यदि पीएच का मान 7 से ऊपर है तो सारे प्रकृति का होगा, और पीएच का मान 7 से कम है तो अम्लीय प्रकृति का होगा। या पीएच स्केल को आप आराम से देख सकते हैं। इसके बाद में हमारे पाचन तंत्र में पीएच का अहम योगदान है। जैसे मैंने बताया कि हमारे जो पेट है उसके अंदर जठर रस बनता है, यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो बनता है वो पाचन के लिए बहुत आवश्यक है, यानी कि उससे पाचन होता है। और ये हमारे जठर रस हमारी अमाशय में उत्पन्न होता है, और हमारा जो अमाशय वो उत्पन्न करता है जठर रस पीएच, जो भोजन को पचाने में अहम भूमिका निभाता है, मदद करता है। तो हमारा उदर यानी कि पेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। अपच में पेट बहुत ज़्यादा अम्ल बनाता है, जिससे पेट दर्द और जलन होती है। तो जब हमारा पेट दर्द करता है वो अधिक अम्ल बनने के कारण करता है, जिसमें अपच हो जाती है और पेट दर्द कर ले जाता है। इसलिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देता है, जो सारी प्रकृति का होता है उसके प्रभाव को निरस्त कर देता है। अब राहत के लिए एंटासिड जैसे सारकों का उपयोग किया जाता है। तो पेट दर्द के लिए एंटासिड दिया जाता है, जिससे सारकों का उपयोग किया जाता है। ये एंटासिड क्या है? सारक है। तो अम्ल का असर खत्म कर देता है ना। तो एंटासिड का मतलब अम्ल का असर खत्म कर देता है। एंटासिड अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देते हैं। इसके बाद में उदाहरण के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का बताया था। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच होता है, तो यहाँ पर हमने देखा था कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच था वो 10 था, है ना, जो अम्लीय प्रकृति को निरस्त कर देता है ना। अब इसके बाद में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल सारक है। अब पीएच परिवर्तन में हमारे दंत सेव में क्या भूमिका निभाता है? दांतों का जो सेव होता है उसमें अम्ल यानी कि पीएच का क्या योगदान रहता है दांतों का अनुरक्षण के लिए? तो जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तब दांतों का क्षय शुरू हो जाता है। यानी कि जब दांतों का पीएच भी यदि कम हो जाएगा तो दंत क्षय हो जाएगा उससे। अब ये कैसे होता है? दांतों का इनेमल यानी कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट शरीर का सबसे कठोर पदार्थ जो दांतों के ऊपर जमा रहता है ना। तो जब पीएच कम हो जाता है ये पानी में नहीं घुलता, पर मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर संक्षारित हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखो, दांत के ऊपर एक परत चंडी होती है, यदि इसका पीएच कम हो जाए, यदि अम्लीय हो जाए तो ये परत टूट जाती है। अब जैसे परत टूट जाएगी तो क्या होगा? दंत से हो जाएगा जैसे, और अम्ल दांतों के अंदर आराम से चला जाएगा। पहले तो ये परत जो होती है वो क्या करती है? अंदर नहीं आने देती किसी भी अम्ल को, लेकिन जब पीएच का मान कम हो जाएगा तो ये परत टूट जाएगी जिससे दंत से हो जाएगा। तो भोजन के बाद मुंह में बचे बैक्टीरिया अम्ल बनाते हैं। अब इसमें क्या होता है? यह पानी में नहीं घुलता, पर मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर संक्षारित हो जाता है। भोजन के बाद मुंह में बचे बैक्टीरिया अम्ल बनाते हैं। अब इलाज सारे दंत मंजन का उपयोग अम्ल को उदासीन कर देता है। अब जो हम भोजन खाते हैं वो अम्ल यानी कि जब खाते हैं हमारे मुंह के जो बैक्टीरिया वो अम्ल बनाएंगे, अम्ल से इसका क्षय होगा। अब इस अम्ल को हटाने के लिए हमें खाने के बाद में तुरंत ब्रश करना चाहिए। ब्रश करने से क्या होगा कि अम्ल हट जाएगा, यानी ब्रश में जो पदार्थ होते हैं वो सारी प्रकृति के होते हैं जो अम्ल को निरस्त कर देते हैं, ठीक है, जिससे दंत से बचा जा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि हमें भोजन के बाद में और सुबह हमें क्या करना चाहिए? ब्रश करना चाहिए। पशुओं एवं पौधों द्वारा आत्मरक्षा। अब पशु और पौधे भी पीएच का उपयोग करके अपनी आत्मरक्षा करते हैं। अब मधुमक्खी का जो डंक होता है, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है। मधुमक्खी के डंक के अंदर एक अम्ल होता है जिससे दर्द और जलन होती है। ये अपनी आत्मरक्षा के लिए इस डंक का प्रयोग करते हैं। अब इसका डंक का इलाज करने के लिए यदि कोई मधुमक्खी डंक मार दे तो डंक वाले अंग पर बेकिंग सोडा एक दुर्बल सारक लगाने से आराम मिलता है, यानी उस जगह पर हमें बेकिंग सोडे को लगाना चाहिए। नेटल का डंक, नेटल पौधे
नेटल पौधे के पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं। यानी नेटल का एक पौधा होता है जिसमें बालों में अम्ल पाया जाता है और ये डंक की तरह कार्य करते हैं। छूने पर मेथेनोइक अम्ल छोड़ते हैं जिससे जलन वाला दर्द होता है ना। याद रखिए अम्ल के असर को सारक से उदासीन किया जाता है और दुर्बल सारक इसमें क्या लगाना पड़ेगा, बेकिंग सोडा लगाना पड़ेगा। इसके बाद में लवण परिवार फैमिली ऑफ सॉल्ट हम देखेंगे धन आयन प्लस और ऋण मूलक माइनस वाले लवणों को एक ही परिवार कहा जाता है। जैसे सोडियम लवण परिवार, ठीक है, और क्लोराइड लवण परिवार, ये एक ही लवणों को एक ही परिवार का कहा जाता है। यानी धन आयन और ऋण आयन जो मूल होते हैं इन लवणों को एक ही परिवार कहा जाता है। इसके बाद में देखो लवणों का पीएच क्या होता है। तो जो लवणों का जो पीएच होता है तो कुछ का 7 के बराबर होता है, यानी कि परबल अम्ल और परबल सारक जो उदासीन लवण होते हैं वो 7 के बराबर होते हैं। अम्लीय लवण का पीएच कम होता है 7 से और क्षारीय लवण का पीएच ज़्यादा होता है 7 से, ठीक है। यहाँ पर हम इनका पीएच देख सकते हैं। इसके बाद में साधारण नमक से रसायन, एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ साधारण नमक भी क्या है, NaCl। ये उदासीन लवण है, इसकी प्रकृति उदासीन लवण है